नमस्कार दोस्तों, प्लस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हमने दीपावली का पर्व मनाया है और आगे अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। देखो, रीट के कुछ ही दिन शेष बचे हैं और कुछ ही दिन में हमें रीट का कोर्स भी करना है और उसके साथ साथ रीट की एग्ज़ाम क्या करनी है, क्रैक करनी है। तो आइए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अपनी बात चल रही है भारत की ज्योग्राफी की, और भारत की ज्योग्राफी में हमने 4 क्लासें ले ली। अपनी 5वीं क्लास है अर्थात स्थिति विस्तार से संबंधित अंतिम क्लास है, जिसमें हमने किस किस की बात कर ली। भारत के नामकरण की चर्चा कर ली, इसके अलावा स्थिति विस्तार की चर्चा कर ली, इसके अलावा क्षेत्रफल की चर्चा कर ली, इसके अलावा सीमाओं की बात कर ली, जिसमें 2 प्रकार की सीमाएं होती हैं, स्थलीय और जलीय सीमा। अब देखो, हमारी जो बात चल रही है प्रशासनिक संगठन की, भारत में किस प्रकार राज्य हैं, कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, कौन से अंतर्वर्ती राज्य हैं, किस किस के साथ कौन सी सीमा बना रहे हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। या तो अन्य तथ्य के रूप में मान सकते हैं कि भारत से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न पूछने की संभावना है और बार बार एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे गए। तो आइए हम बात करते हैं। तो देखो, हमने बात कर ली किस किस की। पहले हमने एक डायग्राम बनाया था, अर्थात एक चार्ट बनाया था, जिसमें हमने नामकरण की बात कर ली, क्षेत्रफल की बात कर ली, अवस्थिति एवं विस्तार की बात कर ली। इस प्रकार से हमने भारत की सीमाएं अर्थात स्थलीय व जलीय सीमाओं की बात कर ली। अब लास्ट अपना जो है बिंदु, वो है अन्य तथ्य या प्रशासनिक संगठन। तो देखो, अब हम बात करते हैं प्रशासनिक संगठन की। भारत का प्रशासनिक संगठन कैसा है, अर्थात कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो देखो दोस्तों, भारत में कितने राज्य हैं? 28 तो राज्य हैं और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखो, 28 राज्य हैं। इससे पहले भारत में 29 राज्य थे। 2019 से पहले कितने राज्य थे? 29 राज्य थे। और 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को तेलंगाना। कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना बना था, जो किससे पृथक होकर बना था? आंध्र प्रदेश से। अब देखो, 29 राज्य थे और 7 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में हमें यहां दे रखा है कि 28 राज्य और 8 ही क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, 2019 में जम्मू कश्मीर जो राज्य था, जिसमें आर्टिकल 370 लगा हुआ था, उसको निरस्त करते हुए जम्मू कश्मीर के 2 भाग बना दिए। एक भाग उत्तरी भाग था, उसको लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, और जो दक्षिणी भाग था उसको जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। अब जैसे ही जम्मू कश्मीर के 2 भाग बनाए और क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो यहां पर राज्यों की संख्या कितनी बच गई? 28। अब ये बात तो सही हो गई कि 28 राज्य भारत में हो गए। लेकिन देखो, यहां पर जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश और बन गए। एक तो लद्दाख बन गया और एक कौन सा बन गया? जम्मू कश्मीर। तो यहां पर तो केंद्र शासित प्रदेश 9 होने चाहिए थे, लेकिन अपने पास वर्तमान में कितने हैं? 8 ही हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, 2019 के बाद 2020 में फिर से क्या किया गया कि 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दादर नगर हवेली और दमन दीप। उन दोनों का क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया, और दोनों की राजधानी किसको बना दी? दमन को इसकी क्या बना दी? राजधानी बना दी। तो देखो, 9 राज्य होने चाहिए थे केंद्र शासित, लेकिन बच्चे कितने पास अपने? 8। क्यों? क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेशों का वापस से क्या कर दिया? विलय कर दिया। तो इस प्रकार से अपने पास क्या है? 28 तो भारत में राज्य हैं और 8 क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे मैं बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 5 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। तो देखो, सबसे बड़े राज्यों की बात करें तो 1 नंबर पे आता है अपना राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद में 2 नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे आता है महाराष्ट्र, 4 नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, और 5 नंबर पे क्या आता है? गुजरात। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कई बार पूछ लेता है कि राजस्थान से छोटा क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है, या क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसके बाद में मैं बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य। तो देखो, छोटे राज्यों को आपको ध्यान रखना है, एक छोटी सी ट्रिक है, GST, अर्थात गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। इसके बाद में इससे थोड़ा सा बड़ा सिक्किम, और सिक्किम से थोड़ा सा बड़ा त्रिपुरा। तो ये जो क्रम है ये आरोही क्रम में है। किस क्रम में है? आरोही क्रम में है। और ये वाला जो क्रम है ये कैसा है? अवरोही क्रम, अर्थात बड़े से छोटा, और इसमें क्या दे रखा है? छोटे से बड़ा। तो देखो, जो गोवा का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 0.01% है। कितना है? लगभग 0.10% है।
सिक्किम का जो क्षेत्रफल है वो 0.2% है। और इसके बाद में 3 नंबर पे इन दो से बड़ा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। तो इसको आपको याद रखना है, GST, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। इसके बाद में हम बात करें कि देखो कई बार पूछ लेता है सबसे बड़ा राज्य, कई बार सबसे छोटा राज्य। तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। इसी प्रकार पूछ लेता है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो देखो माहे किसका भाग है? पुदुचेरी का भाग है। और किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। तो सबसे छोटा क्या हो गया? जिला कौन सा है? माहे। और देखो पुदुचेरी की आगे हम चर्चा करेंगे कि पुदुचेरी छोटा सा एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो 3 राज्यों में स्थित है। कितने राज्यों में स्थित है? 3 राज्यों में स्थित है। आगे मैं बात करूं कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा है? लद्दाख है। तो देखो लद्दाख जब नहीं बना था तो इससे पहले सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश आता था क्षेत्रफल की दृष्टि से वो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और वर्तमान में कौन सा है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद में पूछे कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप। इसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, अब यह भी पूछ सकता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं? तो देखो सबसे बड़े जिले की बात करूं तो 1 नंबर पे एक भाग आता है किसका? कच्छ। कच्छ जिला है किसमें? गुजरात में। यह भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके बाद में 2 नंबर पे आता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लेह। लेह, और लद्दाख की राजधानी भी क्या है? लेह ही है। इसके बाद में जैसलमेर अपने राजस्थान का है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर का बड़ा है भारत में। तीसरे नंबर में आता है कौन सा? जैसलमेर। तो आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा कच्छ गुजरात, 2 नंबर पे लेह लद्दाख और 3 नंबर पे जैसलमेर राजस्थान। इसके बाद में मैं बात करूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, पुदुचेरी, केरल। और सबसे छोटा जिला वैसे हमने पहले भी बात कर ली, तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? पुदुचेरी का एक जिला है माहे, जो सबसे छोटा है भारत का जिला। नेक्स्ट की हम बात करें कि पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्यों। मैंने अभी क्या बताया कि पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। और देखो पुदुचेरी पहले फ्रांसीसी बस्तियां थी। कैसी बस्तियां थी? फ्रांसीसी बस्तियां थी, जो 1954 में क्या हो गई? स्वतंत्र। अब पुदुचेरी में 4 जिले हैं। 4 जिले कितने राज्यों में स्थित हैं? 3 जिलों में स्थित, 4 जो जिले हैं 3 राज्यों में स्थित हैं। तो देखो इनमें से पुदुचेरी और कराईकल, ये दोनों तो किस में स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं। पुदुचेरी और कराईकल दोनों जो जिले हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं। इसके बाद में यनम एक जिला है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसमें है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और एक माहे जिला बोल दो या बस्तियां बोल दो, माहे नामक जो बस्ती है पुदुचेरी की, वो कहां पर है? केरल में स्थित है। आगे देखिए, अब मैं बात करूं तेलंगाना की। तो देखो तेलंगाना की मैंने चर्चा की कि तेलंगाना का जब गठन हुआ तो भारत में 28 राज्य थे, और जैसे ही तेलंगाना बना तो कितने राज्य बन गए? 29। और तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके 10 जिलों में तेलंगाना का क्या किया गया? गठन किया गया। अर्थात आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी पश्चिमी जिले थे 10, उनको अलग करके क्या बनाया गया? तेलंगाना का निर्माण किया गया। इसके बाद में देखो दूसरा फैक्ट क्या आता है। देखो ये फैक्ट आपको याद रखने, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि तेलंगाना का गठन कब हुआ। कई बार पूछ लेता है कि जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ। तो जम्मू कश्मीर का गठन जम्मू कश्मीर के टुकड़े कब किए गए? 370 आर्टिकल हटाया गया और इसको किस में परिवर्तित किया गया? केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया। तो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। और संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उत्तरी भाग को लद्दाख और दक्षिणी जो भाग था उसको जम्मू कश्मीर। तो देखो एक तो बनाया गया जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर। और दूसरा बनाया गया लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। इसके बाद में देखो आगे 2020 की बात करें कि दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय किया गया। कब? 2020 में।
तो देखो बात है 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया और नई राजधानी क्या बना दी इन दोनों की, दमन को क्या बना दिया, नई राजधानी बना दी गई। ये फैक्ट है आपको जो याद करने हैं और कई बार एग्जाम में भी इनसे प्रश्न पूछा गया है। आगे मैं बात करूं कि एक नाम आपने बहुत बार सुना होगा एग्जाम में, 7 सिस्टर या 7 बहनों वाले राज्य। तो देखो भारत के जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनको, पूर्वी राज्य हैं या उत्तरी पूर्वी बोल दो, वो भारत से अलग प्रतीत होते हैं, अर्थात मालदा भ्रंश गैप के द्वारा मुख्य भारत से क्या हो जाते हैं, पृथक होते हैं। और वो 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और एक है त्रिपुरा। अब कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि 7 सिस्टर का भाग नहीं है, तो इसमें क्या शामिल कर देता है, सिक्किम को शामिल कर देता है। और सिक्किम किसका भाग नहीं है, 7 सिस्टर का भाग नहीं है। अब देखो इन 7 सिस्टर में या उत्तरी पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा जो राज्य है वो असम है। कौन सा है, असम है। और यह असम 7 सिस्टर के जो बाकी 6 राज्य बचते हैं उनसे क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो देखो इनकी चर्चा करें कि 7 सिस्टर भारत के 7 उत्तरी पूर्वी राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। मैं बात करूं असम की, सबसे पहले 1 नंबर पे आता है असम। तो असम सबसे बड़ी बहन है, 7 सिस्टर में असम क्या है, सबसे बड़ी बहन है, जो अन्य 6 बहनों से क्या लगाती है, सीमा लगाती है, या अन्य 6 राज्यों से क्या लगा रही है, सीमा लगाती है। तो 2 नंबर पे आता है यहां पे आंध्र प्रदेश नहीं आएगा, क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश। एक नंबर पे 7 सिस्टर में असम, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और एक आता है त्रिपुरा और एक आता है इसमें मेघालय। 7 नंबर पे क्या आ जाएगा, मेघालय। तो ये 7 सिस्टर के भाग हैं, 7 राज्य हैं। दोबारा से देखो, 7 सिस्टर में असम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है और एक क्या आता है, मेघालय आता है। तो इस असम से ये बाकी जो भी शेष 6 राज्य बच गए ये क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। आगे देखो, सिक्किम 7 सिस्टर का क्या नहीं है, भाग नहीं है, किंतु उत्तरी पूर्वी परिषद का क्या है, भाग है। अर्थात उत्तरी पूर्वी राज्यों में तो आता है लेकिन ये किसका भाग नहीं है, 7 सिस्टर का भाग नहीं है। अब देखो कई बार आता है चिकन नेक क्या है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है चिकन नेक क्या है। तो देखो चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से एक मैं मैप में इसकी चर्चा करूं तो जैसे मान लो ये भारत का मैप है और भारत का यहां पर एक छोटा सा गैप है, उत्तरी पूर्वी भारत को किससे जोड़ता है, मुख्य भारत से जोड़ता है। और यह नेपाल और बांग्लादेश के मध्य एक 22 किलोमीटर चौड़ी सकड़ी पट्टी है जो शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ती है। इस भाग को ही देखो, इसकी आकृति किस प्रकार से बनी हुई है, चिकन नेक की तरह बनी हुई है, अर्थात मुर्गे के समान इसकी आकृति है, मुर्गे की गर्दन की तरह। तो इसे बोला जाता है चिकन नेक। और यह पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। इस राज्य में स्थित है, पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। और यहां से देखो एक कॉरिडोर गुजरता है, कौन सा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। कौन सा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर की मैं बात करूं तो कितने किलोमीटर चौड़ा है, लगभग 22 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है, चौड़ाई है, जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या कहलाता है, चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो देखो चिकन नेक नेपाल व बांग्लादेश के मध्य पश्चिमी बंगाल राज्य में सिलीगुड़ी क्षेत्र जो 22 किलोमीटर चौड़ी सकड़ी भूपट्टी है जो उत्तरी पूर्वी 7 राज्यों को शेष भारत के साथ जोड़ती है, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोला जाता है। तो देखो मैंने क्या बताया कि शेष भारत को पूर्वोत्तर भारत से, अर्थात पूर्वोत्तर भारत के जो 7 राज्य हैं उनको जोड़ने का कार्य क्या करता है, चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर करता है। कई बार प्रश्न दे देता है कि चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर किस राज्य में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। या प्रश्न घुमा के पूछ ले कि किन 2 देशों के मध्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर गुजरता है,
तो एक ऊपर वाला भाग नेपाल है और नीचे बांग्लादेश, इन दोनों के मध्य सकड़ी भूपट्टी है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, अब देखो कई बार प्रश्न पूछ लेता है बंगाल की खाड़ी से संबंधित कि आदम पुल या आदम ब्रिज यह कहाँ स्थित है या किन किन के मध्य स्थित है, तो मुख्य रूप से आ जाएगा भारत व श्रीलंका के मध्य। अब देखो भारत नाम नहीं दे के भारत का अगर कोई राज्य विशेष दे दे तो आपको दे देगा आंध्र प्रदेश श्रीलंका के मध्य, तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य, केरल श्रीलंका के मध्य और कर्नाटक और श्रीलंका के मध्य। तो आपको ध्यान देना है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा पुल है, आदम पुल बोल दो या यहीं से गुजरता है राम सेतु। इसके बाद में देखो इस आदम के पुल के पास है पाक स्ट्रेट अर्थात पाक जल संधि, जिसकी मैंने पहले भी चर्चा कर ली, जो श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को भारत की मुख्य भूमि से क्या करता है, पृथक करता है। देखो मैप में इसकी बात करें, ये वाला भाग है, यहां पर है पाक स्ट्रेट, क्या है, पाक स्ट्रेट है, तो यहां पर है पाक जल संधि और यहां पर है मन्नार की खाड़ी। कौन सी है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ती है पाक स्ट्रेट और भारत की श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को भारत की मुख्य भूमि से क्या करती है, पृथक करती है। आगे देखो आदम पुल, तो भारत के श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को भारत की मुख्य भूमि से क्या करती है, पृथक करती है। इसके बाद में एक नाम आता है पम्बन द्वीप, और यह पम्बन द्वीप भी भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो देखो पम्बन द्वीप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में श्रीलंका के पहले भारत का जो अंतिम गांव है वो कौन सा है, धनुषकोडी है। देखो ये मान लो दक्षिणी भारत है और यहां पर राम सेतु या आदम पुल है और यहां पर क्या है, श्रीलंका है। तो इस लाइन को दोबारा पढ़ो, पम्बन द्वीप के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में श्रीलंका के पहले भारत का अंतिम गांव धनुषकोडी है। अब यहां पर देखो पम्बन द्वीप स्थित है, कौन सा द्वीप स्थित है, पम्बन द्वीप स्थित है, और यहां पर भारत का अंतिम बिंदु या अंतिम गांव कौन सा है, श्रीलंका से पहले, अर्थात इस धनुषकोडी के आगे भारत का भाग नहीं है। तो भारत का जो अंतिम गांव है वो कौन सा है, धनुषकोडी है। कौन सा है, धनुषकोडी है। और इन दोनों के मध्य मैंने अभी चर्चा कर ली कि कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि स्थित है। आगे देखो पम्बन द्वीप है, ये तीन ओर से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। और देखो तीन ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण यहां पर चक्रवातों की स्थिति ज्यादा देखने को मिलती है। आगे देखो यहां पर चक्रवातों से अधिक प्रभावित है, अर्थात यह चित्र चक्रवातों से अधिक प्रभावित है। आदम पुल के उत्तर में पाक की खाड़ी, आदम पुल है, इसके उत्तर में कौन सी है, पाक की खाड़ी, और दक्षिण में कौन सी है, मन्नार की खाड़ी। और इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, पाक जल संधि। पाक जल संधि, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ने का कार्य पाक जल संधि करती है। कई बार प्रश्न दे देता है कि पाक जल संधि किन किन देशों के मध्य स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। आगे हम चर्चा करें कि पाक जल संधि या तो आपको भारत का राज्य दे देगा तमिलनाडु, या तमिलनाडु नहीं आएगा तो भारत आ जाएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, जिसकी हमें पहले भी चर्चा हो गई। पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है, सॉरी बंगाल की खाड़ी को नहीं जोड़ती, यह मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, मन्नार की खाड़ी को। क्योंकि पाक की खाड़ी है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और मन्नार की खाड़ी कहाँ है, दक्षिण में स्थित है, तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी भाग में। तमिलनाडु से जाफना प्रायद्वीप को अलग करती है। तमिलनाडु का कौन सा प्रायद्वीप है, जाफना प्रायद्वीप है, इसको क्या कर देती है, पृथक करती है। आगे देखो मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भी श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है, अर्थात श्रीलंका व तमिलनाडु के मध्य स्थित है। इसके बाद में देखो यहां पर एक प्रमुख तमिलनाडु का बंदरगाह है, तुतीकोरिन प्रमुख बंदरगाह है, स्थित है कहां पर, मन्नार की खाड़ी में, इसके तट पर। इसके बाद में भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है ताम्रपर्णी नदी, जो कहां आकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। 1986 में यहां पर मन्नार मरीन नेशनल पार्क घोषणा की गई, अर्थात मन्नार मरीन नेशनल पार्क बनाया गया, और यह उच्च जैव विविधता एवं समृद्ध समुद्री पारितंत्र के कारण प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित
कर दिया गया, अर्थात इस नेशनल पार्क को क्या बना दिया गया, बायोस्फीयर रिजर्व भी बना दिया गया। आगे हम चर्चा करें कि भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो एक एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखो भारत के दो राज्य हैं, एक तो आता है सिक्किम जो केवल पश्चिमी बंगाल से सीमा बनाता है, और सिक्किम के अलावा एक आता है मेघालय जो किससे सीमा बनाता है, असम के साथ सीमा बनाता है। तो भारत के केवल दो ही ऐसे राज्य हैं जो एक एक राज्य के साथ क्या बनाते हैं, सीमा। तो देखो मेघालय तो किसके साथ बना रहा है, असम के साथ। इसके बाद में सिक्किम किसके साथ बना रहा है, पश्चिमी बंगाल के साथ। आगे देखो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है, ये सर्वाधिक राज्यों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है, जिसमें देखो यह भारत के 8 राज्य प्लस एक देश और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ क्या बना रहा है, सीमा बनाता है। अब देखो मैप में इसकी चर्चा करें हम उत्तर प्रदेश की, तो देखो ये है यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। यह 8 राज्य किन किन से सीमा बना रहा है, यहां बिहार से बनाता है, इसके बाद में यहां पर बना रहा है झारखंड से, यहां बना रहा है छत्तीसगढ़ से, यहां बना रहा है मध्य प्रदेश से, इसके बाद में यहां है राजस्थान से, यहां है हरियाणा से, इसके बाद में यहां है हिमाचल प्रदेश से, और यहां पर है उत्तराखंड से 8 नंबर अर्थात उत्तराखंड से। इसके बाद में एक बनाता है यहां दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से, और यहां देखो यूपी नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है। तो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। वो कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इसके अलावा एक देश है कौन सा, नेपाल, इसके साथ भी ये क्या बना रहा है, सीमा बनाता है। आगे देखो 3 बीघा गलियारा अर्थात सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक है, उसे किस नाम से जाना जाता है, 3 बीघा गलियारा का संबंध भारत व बांग्लादेश से है, जबकि सरक्रिक व राजक्रिक ये दोनों कहां पर हैं, गुजरात में हैं, और इन दोनों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है। सरक्रिक, राजक्रिक, कोरी क्रिक, इन सभी का संबंध भारत पाकिस्तान से, अर्थात भारत और पाकिस्तान में एक दलदली क्षेत्र है जो दोनों देशों के मध्य विवाद का क्या है, कारण है। और 3 बीघा गलियारा ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा है कि 3 बीघा गलियारा किन किन देशों के मध्य स्थित है, तो आपको आंसर देना है भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 बीघा गलियारा स्थित है, या 3 बीघा गलियारे का संबंध भारत और बांग्लादेश से है। इसके बाद में देखो भारत के अंदर लैंड लॉक्टेड राज्य हैं कितने, 5 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 5 राज्य लैंड लॉक्टेड हैं। उन 5 राज्यों की बात करें तो एक तो आता है हरियाणा, एक आता है मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड, और इसके अलावा 5 नंबर पे आता है तेलंगाना। तो देखो भारत के 5 राज्य हैं जिन्हें अंतर्वर्ती या लैंड लॉक्टेड राज्यों के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछ ले आपसे कि इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत की किसी सीमा पर अर्थात जलीय सीमा या स्थलीय सीमा पर स्थित नहीं है, तो हरियाणा स्थित नहीं है, मध्य प्रदेश स्थित नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, झारखंड नहीं है, और क्या नहीं है, तेलंगाना नहीं है। आगे देखो, आगे मैं बात करूं कि भारत का प्रथम मानचित्र जो बनाया था वो विद्वान कौन थे, एनविले नामक विद्वान के द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि भारत का हाईएस्ट पॉइंट अर्थात सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है, तो 8611 मीटर K2 अर्थात कराकोरम या गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर है जो सबसे ऊंचा स्थित है। इसके बाद में भारत का सबसे निम्नतम बिंदु -2 मीटर अर्थात भारत का जो स्थायी लेवल बिंदु है अर्थात चेन्नई से मापा जाता है समुद्र तल, उससे भी 2 मीटर गहरा
यह कुटनाड़ केरल के आलापुझा तथा कोट्टयम जिले में स्थित है। अर्थात आपको ध्यान रखना है केरल में भारत का सबसे लोवेस्ट पॉइंट अर्थात सबसे नीचा बिंदु है कौन सा, केरल राज्य में स्थित है। तो देखो हमारी चर्चा भारत की स्थिति विस्तार से संपूर्ण चर्चा हमारी कंप्लीट हो गई, जिसकी हमारी 5 क्लासें हो गई हैं। वो 5 क्लासें आज आपको हमारे प्लस एकेडमी सीकर का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिल जाएंगे। आज तक हमने पीडीएफ वहाँ पर अपलोड नहीं की। तो देखो आज जितनी भी हमारी क्लासें हो चुकी हैं रीट से संबंधित उन सभी की पीडीएफ आपको प्लस एकेडमी सीकर हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सारी की सारी पीडीएफ आपको आज उपलब्ध हो जाएंगी। और इस स्थिति विस्तार से संबंधित अपनी कंप्लीट क्लास हो गई है। आप इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार फटाफट ले सकते हो। अब देखो कल हमारी चर्चा चलेगी भारत का भौतिक प्रदेश या भारत का भौतिक विभाजन, इसकी हम कल चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। कल से हमारी क्लासें रेगुलर स्टार्ट फिर से हो जाएंगी। धन्यवाद।